नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी। वहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत और किया प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में कहा, भारत हिंद प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, तय समय से भगवान श्री राम लला का मंदिर तैयार हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन ने वाराणसी आकर अस्पताल खोलने की संभावनाओं पर जानी लोगों की राय। कहा, अपनी टीम की राय लेकर खोलेंगे वेदांता की नई ब्रांच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत शानदार ढंग से हुआ। पोर्ट मोर्सबी के हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी करने पहुंचे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले से लगा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन के लिए कलाकारों ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने इस परंपरागत नृत्य का आनंद लिया और कलाकारों को सराहा। बाद में होटल पहुंचने पर भी प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने उन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। इतना खुशी महसूस हो रहा है कि उन्होंने हमको ब्लेसिंग दिया है इस कंट्री में आके। मोदी जी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। जो लोग बाहर रहते हैं वो देखते हैं कितना रेस्पेक्ट हम लोग को मिलता है एज एन इंडियन। मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुई, मैंने उनके चरण स्पर्श किए और ये तो मेरी ड्रीम है जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मोदी जी को मैंने इतने पास से देखा है। देख पाए पीएम को? हाँ, देख पाए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के लिए साथ में आने का और बहुत कुछ नया करने के लिए। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोर्सबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुआ या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की थी। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और राष्ट्रमंडल, कूटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर। वहीं पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का है। भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर की तरह देख सकते हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है,
मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत ने 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह अनाज आपके देश में भी लोगों को पौष्टिक आहार दे सकता है। आपके देश की प्रगति से भारत को प्रसन्नता होगी। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। वहीं सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार आगरा आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले एसपी सिंह बघेल केंद्र सरकार में केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री थे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शुरू से ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में देश में उतने मेडिकल कॉलेज नहीं बने जितने पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री ने बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हर छोटे शहरों में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो जितने 66 साल में इस देश में एम्स बने हैं उससे ज्यादा 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल 66 ईयर में जितने पीजीआई खुले हैं 9 साल में उससे ज़्यादा खुले हैं। 66 साल में जितने मेडिकल कॉलेज खुले उससे 10 गुना मेडिकल कॉलेज इस 9 साल में। और हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज, बगल में हमारे एटा में मेडिकल कॉलेज है, फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज है, अलीगढ़ में है, आगरा में है, बहुत छोटे जिले जालौन में है, बदायूं में है, सैफई में, इस प्रकार से पीजीआई तो उनके ज़माने का है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान किया गया है, इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर। वहीं जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कथा में प्रवचन करते हुए कहा कि सनातन धर्म की बेटियों को लव जिहाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार जनता के साथ खड़ी है। जनता की संपत्तियों पर कब्जा करने और अपराध से पैसा अर्जित करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट को लेकर जो विपक्ष कह रहा है वह सच नहीं है। 2000 के नोट अभी प्रचलन में है और समय सीमा के अंदर कोई भी इसे बदल सकता है। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के ऊपर है कि वह राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ काम करती है या राष्ट्र भक्तों के खिलाफ काम करती है। मुझे लग रहा है कि लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। समय दिया हुआ है, उसको बाजार में अभी कोई खत्म नहीं किया गया है और अगस्त तक लगातार चलना है। अब सरकार का एक अपना बैंक का रूल है, वो अपना बदलना क्या करना वो बैंक का रूल है, वो गायब नहीं किया गया। अभी लोगों को हताश नहीं किया गया कि लाइन में खड़ा होना। ये विपक्ष एक तरह के मुद्दा बना करके उसको भ्रमित करने की।
वहीं नागालैंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तेमचेन इमना आलूंग ने अपने उत्तर प्रदेश के दौरे में डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और नागालैंड के बीच पर्यटन को लेकर बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी की भूमि पर पहली बार आया हूं। उन्होंने सहकारिता भवन के चौधरी चरण सिंह सभागार में यूथ इन एक्शन संस्था के सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार का विषय अनेकता में एकता था। इस दौरान डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की पुस्तक द कॉमन सेंस का विमोचन भी किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी से बात हुई तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। लखनऊ के संस्कारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ लोग बड़े प्यार से बात करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को स्वीकार करने का भाव रखना चाहिए, यही भारत की एकता का परिचायक होगा। जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत इन्हीं विचारों से बनेगा। इस दौरान शत रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यूथ इन एक्शन समाज शिक्षा और राजनीति पर काम कर रही है, जहां नॉर्थ ईस्ट और उत्तर प्रदेश के रिश्तों में के प्रगाढ़ करने के लिए किया गया है। जब मुझे लखनऊ आने का निमंत्रण मिला था, अभिजात जी पहले तो थोड़ा जबरदस्ती करता है, तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि जाऊं या ना जाऊं। मगर जब कार्यक्रम लखनऊ में होगा और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी के साथ जब बात हुआ तो मैंने सोचा कि जाना ही चाहिए। अभी जैसे आप लोग सोचते थे पहले, हम भी सोचने लगा कि वहां का खान पान कैसा होता हो, हमारे जैसे मोटा मोटा आदमी होगा या नहीं होगा, और वहां जाएंगे तो कैसे होंगे वो लोग। भैया थोड़ा सा पीछे करो, क्योंकि यूपी का उत्तर प्रदेश का विशालता इतना बड़ा है कि हर एक क्षेत्र बहुत अलग है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर भव्य स्वरूप ग्रहण करता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर का निर्माण दिन रात हो रहा है। इसके अलग अलग हिस्सों में छत का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अभी से दीवार, खंभे और छत की कलाकृतियां लोगों को लुभाने लगी है। 25,000 भक्तों के लिए यात्री विश्राम गृह का भी निर्माण प्रारंभ हो चुका है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि मंदिर निर्माण अपने तय समय सीमा पर पूर्ण हो जाएगा। अगले वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जहां कार्यदायी संस्थाएं मनोयोग से मंदिर निर्माण को पूरा करने में लगी हैं। पूरे परिसर को अगर हम ध्यान से देखें तो दीवार, खंबे और छतों की कलाकृतियां इस समय देखने योग्य हैं। इसीलिए ट्रस्ट समय समय पर इसकी छाया, उसका चित्र जारी किया करता है, जिससे देश के सभी श्रद्धालु उसको देख सकें। जहाँ तक निर्माण अवधि की बात है, वो अपनी तय समय सीमा में प्रभु राम का मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने निर्धारित समय जो जनवरी महीना है उसमें मकर संक्रांति के उपरांत। वहीं वाराणसी में मेदांता अस्पताल खुलने की संभावनाओं को लेकर जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रेहन ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने लोगों की राय भी जानी कि किस स्तर पर अस्पताल किस स्थान पर खोला जाए। उन्होंने कहा कि हमने वाराणसी का फीडबैक ले लिया है और अपनी टीम के साथ बैठकर जमीन पर लाने का प्रयास करेंगे। हमारे रिपोर्टर हरिकेश ने इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की। वाराणसी जिसकी पहचान पूरा पौराणिक है और अब विकास के लिए, समृद्धि के लिए जानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन जी हैं, विश्व प्रसिद्ध, कौन नहीं जानता है इनको। काशी में आप हैं, क्या सोच के आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, क्या सोच के की है, क्या सोच है? देखो, हम यहाँ आए हुए थे एक शाम को, पूरा CME कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है, वो मेडिकल एसोसिएशन के साथ एक फैक्ट फाइंडिंग पे आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आती है
कि प्रयागराज या वाराणसी में वेदांता को बनाना चाहिए। तो मैं ये जो लोगों से परिचय हो रहा है, अग्रवाल समाज के साथ भी संपर्क हुआ आज और आप लोगों के साथ भी हुआ, तो मैंने ये पूछा आप लोगों को कि आपकी क्या ओपिनियन है कि यहाँ पे ऐसी उच्च मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये आवाज़ तो ये आप लोगों से यही है कि हाँ ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको कब करना है, कैसे करना है, ये वापस जाके हम अपनी पूरी जो टीम है वो चर्चा करेंगे और अपने बोर्ड को ब्रीफ करना है कि ये हम नए स्टेप्स लेने चाहते हैं। तो इसमें टाइम लगेगा अभी। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री यहाँ पे मेडिकल हब बनाने की बात भी कर चुके हैं इसको। तो क्या इसको भी माना जाए कि मेडिकल हब बनाने में आप सहयोग करेंगे? और दूसरा, जेनरिक दवाओं की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, हम तो बहुत सालों से जेनरिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, पर जेनरिक मेडिसिन जो इस्तेमाल करी जाए वो रेप्यूटेड कंपनीज की करी जाए, क्योंकि नहीं तो कोई भी बना सकता है और अगर जो क्वालिटी ठीक नहीं हुई तो पेशेंट की लाइफ खतरे में हो सकती है। इसलिए ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है। पर हम भी ये बिलीव करते हैं कि जो हाई क्वालिटी की जेनरिक मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और हम करते भी हैं। महीने 2 महीने में बोर्ड डिसीजन लेगा और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही यहाँ पे मेदांता की शुरुआत होगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मेडिकल हब बनाने की बात करते हैं, उसमें एक बड़ा ही मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रसायन खोजा है जो लोगों को जल्द बूढ़ा नहीं होने देगा। यही नहीं, ये रसायन लोगों की उम्र भी लंबी करेगा। इसी के साथ वैज्ञानिकों का ये शोध एक चूहे पर सफल रहा है। परीक्षण का अगला पड़ाव इंसानों पर होगा। ये शोध पत्र जर्मनी के प्रतिष्ठित जर्नल जेड नेशरोफोर्स ने प्रकाशित किया है, जहां बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर SI रिस्वी ने उम्र पर काबू पाने वाले बर्बरीन केमिकल को तलाशा है। ये रसायन उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले दारू हरिद्रा पौधे से मिलता है। पीले या भूरे रंग के इस पौधे को भारतीय बर्बेरी या हल्दी ट्री भी कहते हैं, जहां बर्बरीन का प्रयोग उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, आंख, नाक, कान के रोगों और जख्मों को जल्द ठीक करने में किया जा रहा है। ये जो मैंने शोध किया, ये कम से कम इसको 1 साल लगा और हम लोगों ने एक कंपाउंड है, एक केमिकल है जिसका नाम है बर्बरीन। ये बर्बरीन जो है, ये इसके कुछ पहले से कुछ मालूम था कि ये बर्बरीन को हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसे पेड़, ऐसे प्लांट जिसमें बर्बरीन होता है, उसको आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जैसे डायबिटीज़ के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए इस प्लांट को लोग इस्तेमाल कर। वहीं हाथरस में प्रजापिता ब्रह्मकुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान थीम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रमेश चंद्र रत्न ने कहा कि हाथरस वासियों को नशा मुक्ति की ओर ले जाने में संगठन का सहयोग करना चाहिए। वहीं प्रोफेसर PK दशोरा ने कहा कि देश में युवाओं में बढ़ता नशा चिंता का विषय है। इस चिंतनीय विषय को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अत्यंत सराहनीय कदम है। नशे का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और उसका सीधा प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से लगा करके सामाजिक जीवन और वैश्विक जीवन पर पड़ता है, राष्ट्रीय जीवन पर तो पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि नशा मुक्ति के लिए और नशे की प्रवृत्ति न बढ़े, इसके लिए क्या किया जा सकता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इतिहास से ही निकली ये कला कर्नाटक के बीदर में ये कला 14वीं-15वीं शताब्दी में विकसित हुई है। आज भी इतने सालों बाद भी शाह राशिद अहमद कादरी जैसे कलाकारों के कारण जीवित है। ये कला मिश्रित धातु पर चांदी के तारों से अलंकृत किया जाता है। इस कला को पिछले 50 सालों से शाह राशिद अहमद कादरी आगे बढ़ा रहे हैं, जहां भारत सरकार ने इनके कलाकारी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
कर्नाटक के बीदर में पलती धातु के बर्तन पर एक खास तरह की अनोखी शिल्प कला, जिसे पिछले 50 से अधिक वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी। उनकी कला के नमूने देखते ही हर कोई कह उठता है, वाह क्या खूबसूरत कलाकृति है। 700 साल पुरानी इस कला को उन्होंने अपने परिवार के संरक्षण में जाना और समझा। जब रशीद ने इस पूरे कामकाज को संभाला तो उन्होंने इसमें कई तरह के प्रयोग किए, नए डिजाइन और पैटर्न्स पेश किए, फुलझड़ी डिजाइन की शुरुआत की, दरबारी कलाकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी तकनीक शीट वर्क को फिर से पेश कर लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। ये बिजली वर्क हमारा फैमिली ट्रेडिशनल वर्क है, जो मैं अपने पिताजी से सीखा। मैं ये बिजली वर्क के लिए मैं कई सारे अवार्ड लिया और उसमें से अहम अवार्ड शिल्प गुरु अवार्ड है जो 2015 में लिया था, और एक नेशनल अवार्ड है जो 1988 में लिया था। इससे पहले कर्नाटका स्टेट अवार्ड, कर्नाटका स्वर्ण स्टेट अवार्ड और भी दूसरे अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड है। और ये काम के लिए मैं बहुत मेहनत करा। मैं वो मेहनत का नतीजा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये पद्मश्री अवार्ड दिलाया। ये अवार्ड मेरे लिए सरप्राइज़ अवार्ड है ये, और ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी बीदर की जनता के लिए है और बिजली क्राफ्ट के लिए है। बीदर में ये जो अवार्ड मिला, ये एक खुशी का माहौल था, ईद के जैसा, फेस्टिवल के जैसा माहौल था बीदर में। मैं बिजली कारीगरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए। जो भी आदमी जो भी फील्ड में काम करता है वो फील्ड में ऐसा उतर जाना कि अपने आप को वही बना देना। बिदरी कला में जिंक और कॉपर की मिश्र धातु को ढालना, पॉलिश करना, एंग्रेविंग करना, जड़ना और काला करना शामिल है। धातुओं पर सुंदर डिजाइन उकेरे जाते हैं, जिसके बाद जस्ता आधारित धातु पर पहले चांदी के तारों को हाथ से उकेरा जाता है। कादरी ने कई देशों में अपने कार्यों का प्रदर्शन किया है। गणतंत्र दिवस पर भी नई दिल्ली में राजपथ पर कर्नाटक की झांकी में अपनी कृतियों के साथ सजीव प्रदर्शन कर चुके हैं शाह रशीद अहमद कादरी। हमारे रशीद कादरी साहब भी बचपन से मेहनत करते आए हैं और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, हमको बहुत बड़ी खुशी है। और इसमें हमको बड़ा गर्व होता है कि मालूम है हमारे क्राफ्ट में इतना ऊपर लेकर गए गवर्नमेंट ने हमको। इससे बड़ा और खुशी क्या चाहिए हमारे को। और हम चाहते हैं कि मालूम है और भी हम इस क्राफ्ट में आगे बढ़ें और भी एक दूसरों को ऐसे ही अवार्ड मिलते रहें। दक्खन क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत शासन के दौरान इस कला का विकास हुआ। बिदर से निकली इस कला को नाम मिला बिदरी शिल्प कला, जिसकी विशिष्टता वक्त के साथ बनी रही। इसमें रशीद अहमद कादरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 80 से अधिक कलाकारों को इसमें प्रशिक्षित भी किया और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कार शिल्प गुरु पुरस्कार भी प्राप्त किया। बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत के तत्वाधान में अटल साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को अटल सम्मान से विभूषित किया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद के साहित्यकार डॉक्टर महेश दिवाकर की पुस्तक लोकधारा 9, डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्रा के गीत हमारे नाम तुम्हारे और निर्भय सक्सेना की पुस्तक कलम बरेली की का विमोचन किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार और प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। हमारे वैदिक काल के पूर्वज और उसके बाद के भी, उनके मन में सारी दुनिया को समृद्ध, ज्ञानवान, प्राणवान बनाने का उद्देश्य था और वो ऐसा करते भी थे। और ऋग्वेद का ऋषि तो यहाँ तक कहता है कि हे परमात्मा, हमारे ऊपर सभी दिशाओं से सद्विचार आए हमारे पास और हम उनका अनुकूलन कर सकें। तो एक
ऐसा समाज प्राचीन संस्कृति के कारण आज भी सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है। रुहेलखंड की धरती पर माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी को जो सम्मान किया गया, ये बड़े ही गौरव की बात है कि इतना बड़ा चिंतक, इतना बड़ा साहित्यकार हमारे क्षेत्र में आया, बरेली में आया और उन्होंने जो बताया हम लोगों को, जो भी अपने विचार व्यक्त किए, बहुत ही अमूल्य हैं। अटल साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये विगत 2 वर्षों से चल रहा था। ये तीसरा पुरस्कार का समारोह है जो आज आयोजित हुआ है। इसमें हम प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और एक अच्छे राजनेता, इनसे जो एक व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व है, ऐसे हस्ताक्षर हृदय नारायण दीक्षित जी को हम सब ने परिषद की ओर से चुना और उन्हें आज सम्मानित किया गया है। अटल साहित्य सम्मान प्रतिवर्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बृहस्पति इकाई द्वारा अटल जी के सम्मान में प्रदान किया जाता है और इस वर्ष के अटल साहित्य सम्मान के लिए हमने प्रदेश के, देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित जी का चयन किया है। उन्हें इस जो है सम्मान से विभूषित किया गया है। ये सम्मान अटल जी के नाम पर हम लोग इसलिए देते हैं, प्रारंभ किया है कि अटल जी राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े साहित्यकार भी। पानी की समस्या का समाधान केवल सरकार नहीं कर सकती है, इसमें जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसको लेकर ललितपुर में जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मृतप्राय झील नदी एवं जल प्रपात के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है। जहां नाराहट की ग्राम पंचायत के प्रधान कल्पना राजा और मनरेगा की महिला श्रमिकों की टीम के प्रयास से इन झरनों में फिर से पानी रिसना शुरू हो गया है। अगर ये मृतप्राय झरने फिर से शुरू हो जाते हैं तो 11 किलोमीटर लंबी नदी में पानी दिखने लगेगा। इन क्षेत्रों में पर्यटकों की भी आवाजाही शुरू होगी, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। वहीं जंगली जीव जंतुओं को भी गर्मी में पानी उपलब्ध होगा। मनरेगा महिलाओं को काम मिला है बड़ी संख्या में। बड़ी बात यह है कि सूखी नदी प्राय जीवित हो उठी है। उसमें जो मृत झील थी वो पुनः खुल गई हैं और नदी के पानी से आने से जंगल के जीव जंतुओं को फायदा हो रहा है, पानी मिलेगा और साथ साथ किसानों को भी हजारों एकड़ जमीन सिंचेगी। आरती है, मैं महिला मिट का काम कर रही हूँ गांव में और यहाँ जो नदी समाप्त हो गई थी, सरकार ने ये अमझरा घाटी पे ये नदी का निर्माण शुरू करवाया है और इसमें पानी भी निकला है, जिससे हम सभी महिलाओं को रोजगार भी मिला है। रोजगार है, महिलाओं का रोजगार 230 रुपया है और नदी में पानी निकलने से जीव जंतुओं के लिए फ़ायदा होगा और किसानों के लिए। और हर नदी को हम नया जीवन नया कर रहे और किसानों के लिए और महिलाओं के लिए रोजगार सेवक और जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था, ये भी सरकार हमारे लिए अच्छा। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 देशों के यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी। वहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत और किया प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में कहा, भारत हिंद प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, तय समय से भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर तैयार हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। और देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन ने वाराणसी आकर अस्पताल खोलने की संभावनाओं पर जानी लोगों की राय। कहा, अपनी टीम की राय लेकर खोलेंगे मेदांता की नई ब्रांच। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।